वीडियो इस ये थोड़ा इधर कर देना ताकि स्क्रीन पे इस पे पढ़ ले मैसेजेस वगैरह। ठीक। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो लास्ट वाली स्टार्ट की थी राजस्थान के क्लाइमेट के अंदर। क्लाइमेट जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण वाला पार्ट, जिसमें कोपेन, ट्रिवार्था और थॉर्नथवेट ये कंप्लीट हो गए थे। आज स्टार्ट करना है अपने को जलवायु के अंदर जो ऋतुओं का वर्गीकरण है, अर्थात क्लाइमेट के जो सीजन क्लासिफिकेशन है उस वाले पार्ट को। जलवायु ऋतु वर्गीकरण। तो जलवायु ऋतु वर्गीकरण वाला जो पार्ट है, उसमें एक तो ऋतुएं कितनी है, जैसे हिंदी में अपनी 6 ऋतुएं हैं, लेकिन ज्योग्राफी में मुख्यतः 4 ऋतुओं को मान्यता प्राप्त है। तो एक तो ये क्वेश्चन है कि जलवायु ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर रहेगा 4 ऋतु, जिसमें सामान्यतः जब टेम्परेचर अपने इंक्रीज होते हैं उस समय की ऋतु अपने लिए है समर सीजन अर्थात ग्रीष्म ऋतु। विंटर में जिस समय हमारे सर्दियों में टेम्परेचर जो कम होते हैं वो हमारे लिए शीत ऋतु, और जिस समय अपने बारिश से स्टार्ट होती है वो हमारे लिए वर्षा ऋतु अर्थात रेनी सीजन। और एक वर्षा ऋतु के बाद का जो टाइम पीरियड अर्थात अक्टूबर नवंबर, वो हमारे लिए ऑटम सीजन अर्थात शरद ऋतु के रूप में है। तो ये मुख्यतः अपने ज्योग्राफी के अंदर जो ऋतुएं हैं वो मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड है। गर्मी की अर्थात समर सीजन, सर्दियों के शीत ऋतु, वर्षा वाली रेनी सीजन, और रेनी सीजन के बाद वाला टाइम पीरियड वो ऑटम सीजन अर्थात शरद ऋतु। तो इसके अंदर स्टार्टिंग वाली जो ऋतु है वो हम हाई टेम्परेचर वाली अर्थात समर सीजन वाला स्टार्ट करेंगे। अर्थात ग्रीष्म ऋतु वाला पार्ट। इसके बाद में जो नेक्स्ट है गर्मी की ऋतु के बाद में रेनी सीजन वर्षा ऋतु, रेनी सीजन या वर्षा ऋतु। नेक्स्ट है इसमें ऑटम सीजन, ऑटम सीजन के बाद में लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है विंटर सीजन। तो ये लगभग ऋतुओं का जनरली हमें इसलिए ध्यान रहता है क्योंकि 12 महीने अपन अपने चारों ओर अपना जो जीवन चल रहा है उस जीवन में हम देख रहे होते हैं। तो जो चीजें हम देखते हैं तो उनका एक प्रैक्टिकल अनुभव अपने पास है। तो इसका ऋतुओं का अनुभव ऑलरेडी अपने को पहले से है। तो ये ज्योग्राफी में आप आके इनको रटे नहीं, क्योंकि ये टाइम पीरियड है, ये अपने माइंड में नेचुरली सेट है कि हमारे जो मार्च से लेके जून तक का टाइम पीरियड है वो हमारा समर का टाइम पीरियड है। जून से लेके यानी 25 जून से लगभग 30 सितंबर का टाइम पीरियड है वो हमारे लिए वर्षा ऋतु अर्थात रेनी सीजन है। और 30 सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर का जो महीना सुहावना मौसम है वो ऑटम सीजन अर्थात शरद ऋतु। और उसके बाद का जो लास्ट में दिसंबर से और फरवरी का जो टाइम पीरियड है वो हमारे लिए शीत ऋतु है। तो इसका मीनिंग है इनके जो टाइम पीरियड है वो जनरली अपने को ध्यान है, तो वो समय इसके नीचे मेंशन करने हैं। जैसे समर सीजन वाले पार्ट में गर्मी की ऋतु में जो समय है वो टाइम पीरियड अपने मुख्यतः मार्च से लेके जब तक अपने हाईएस्ट टेम्परेचर होते हैं अर्थात जून तक है। जब हमारे यहाँ मानसून की एंट्री होती है 25 जून को अर्थात जून से लेके और 30 सितंबर तक हमारी वर्षा ऋतु।
तो ये हमारा रेनी सीजन। और 30 सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर का महीना जो है ये शरद ऋतु। और लास्ट में दिसंबर से फरवरी तक ये अपने लिए शीत ऋतु। अब इन ऋतुओं में मुख्यतः अगर घटनाओं के बारे में पूछा जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी की ऋतु है, उस समय अपने यहाँ गर्म हवाएं चलती हैं राजस्थान में, जिनको क्या कहा जाता है, लू। धूल भरी जो चलती है उनको हम कहते हैं आंधी। यानी जो डस्टी विंड्स होती हैं, धूल वाली हवाएं, वो आंधी है। और धूल की जो घूमती हुई हवाएं या धूल के चक्रवात हैं, उनको नाम दिया जाता है बबूल्या। यानी जो डस्ट साइक्लोन के रूप में है, सैंड साइक्लोन के रूप में है, तो ये डस्ट साइक्लोन अपने लिए बबूल्या है। केवल डस्ट उड़ती हुई दिखाई दे वो हमारे लिए आंधी है, गर्म हवाएं लू है। फिर अपना जो रेनी सीजन अर्थात वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु की जो मुख्य घटना है वो हमारे लिए कौन सी है, मॉनसून। फिर इसके बाद में शरद ऋतु। तो शरद ऋतु के समय एक तो मॉनसून निवर्तन अर्थात रेडिएटिंग ऑफ मॉनसून, मॉनसून लौटता है इस समय। रेडिएटिंग ऑफ मॉनसून, मानसून निवर्तन, और मानसून निवर्तन के बाद में यानी मानसून लौटने के दौरान जब जैसे रेडिएटिंग मानसून कंडीशन चलती है, उस समय अचानक टेम्परेचर बढ़ते हैं कार्तिक मास में या अक्टूबर मंथ के अंदर। तो इनको हम कार्तिक या अक्टूबर हीट के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक या अक्टूबर हीट। और फिर आता है सर्दियों का मौसम। सर्दियों के मौसम में एक तो अपने वर्षा आती है भूमध्य सागर से, वो हमारे लिए मावट होती है, यानी विंटर सीजन रेनफॉल है वो क्या है, मावट। और फिर इसके अलावा जो ठंडी हवाएं हिमालय से आती हैं वो है शीतलहर। तो मुख्यतः एक मावट है, सर्दियों की वर्षा, और दूसरा अपने शीतलहर। तो इस तरीके से अपने जो अलग अलग ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं की अपनी अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग फिनोमिना अर्थात घटनाएं हैं। तो उन घटनाओं को अपने को कवर करना है। ऋतुओं का लगभग ऑलरेडी आपको पहले से भी आइडिया है। तो उन घटनाओं का मीनिंग क्या है, उनके पीछे कारण क्या है, और वो मुख्यतः किस एरिया में अधिक घटित होती हैं, अर्थात उनका इफेक्ट किस एरिया पे अधिक है। तो ये चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन ग्रीष्म ऋतु वाले पार्ट अर्थात समर सीजन से। तो समर सीजन वाला पार्ट जो हमने सबसे पहले लिया हुआ है, तो ये जो ग्रीष्म ऋतु वाला पार्ट समर सीजन वाला जो टाइम पीरियड है, इसमें प्रमुख घटनाओं में एक तो लू, एक हमें कवर करनी है आंधी, और एक बबूला। एक बबूले वाला पार्ट है, तो इसमें सबसे पहले कवर करेंगे अपन लू वाला पार्ट। तो लू का मीनिंग क्या है, तो लू में कंडीशन तो अपने यही रहेगी ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं शुष्क हवाएं। गर्म एवं शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं, शुष्क हवाएं लू कहलाती हैं। इसका मीनिंग गर्मियों की हवाएं जो अपने आप में हॉट विंड्स और मुख्यतः एरिड या ड्राई विंड्स के रूप में होती हैं। हॉट एंड एरिड विंड्स ऑफ समर सीजन।
आर नोन एज लू। कि लू का अर्थ क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु की गर्म और शुष्क हवाएं हैं जिनको क्या कहा जाता है? लू। मीनिंग हॉट एंड एरिड विंड्स ऑफ समर सीजन आर नोन एज लू। ग्रीष्म ऋतु ये गर्म और शुष्क हवाओं को मुख्यतः लू के रूप में जाना जाता है। तो एक तो कीवर्ड, तो लू के बारे में इतना तो जनरली सबको ध्यान है कि गर्म हवा है, लेकिन ये और ध्यान रखना है कि लू से कभी बारिश नहीं होती, अर्थात ये शुष्क हवाएं एरिड या ड्राई विंड्स भी होती हैं। तो हॉट एंड ड्राई विंड्स ऑफ समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु की गर्म एवं शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? लू कहलाती हैं। तो लू का मीनिंग तो जनरली अपने को ध्यान रहता है कि गर्म है, और गर्म के साथ किस प्रकार की हवाएं हैं? शुष्क हवाएं। अब इनके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे जो मेन कॉज या मुख्य कारण जो है वो हम देखते हैं, जैसे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा आता है, यानी 21 मार्च के बाद धीरे धीरे अपने यहाँ सीधा आने स्टार्ट हो जाता है, और लगभग सीधा रहता है 21 जून के आसपास, अर्थात कर्क रेखा पे सीधा कब रहेगा? तो 21 जून। तो उस समय अपने जैसे ही धरातल पे सूर्य सीधा होता है, तो एक बार के लिए हम मानते हैं ये सरफेस है अपना, सतह, और सनलाइट उस समय अपने डायरेक्ट आना स्टार्ट होती है। तो डायरेक्ट सनलाइट या रेडिएशन से अपने हवाएं गर्म होकर फैलती हैं। तो टेम्परेचर के कुछ मेथड होते हैं, जैसे सूर्य से तापमान जब आता है पृथ्वी तक, वो आता है रेडिएशन मेथड से, उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा होता है पृथ्वी की जो हवाएं होती हैं वो गर्म होकर फैलती हैं, तो ये तापमान का दूसरा मेथड है, उसको कहते हैं एडवेक्शन मेथड। फिर और अधिक गर्म होकर वो हवाएं गर्म होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती हैं, उसको कहा जाता है कन्वेक्शन मेथड, अर्थात संवहनीय धाराएं। और एक जैसे कोई मेटल या धातु है जो आपने एक तरफ से गर्म किया तो धीरे धीरे उसका दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाता है। जैसे अपने चपाती या रोटी बनाते टाइम जो चिमटे का एग्जांपल है, तो उसका एक कोना जब गर्म होता है तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट दूसरे ही तरफ भी आता है, तो उसको कहा जाता है कंडक्शन, यानी चालन। तो इसका मीनिंग है कि टेम्परेचर या तापमान स्थानांतरण के कई मेथड है: रेडिएशन मेथड, एडवेक्शन मेथड, कन्वेक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड। इसका मीनिंग रेडिएशन यानी विकिरण, फिर एडवेक्शन, तो एडवेक्शन का मीनिंग होता है अभिवहन, हवाओं का मुख्यतः क्षैतिज रूप में फैलना अभिवहन, और गर्म होकर ऊपर उठना संवहन। तो लू का चलने के पीछे कारण होता है अभिवहन कारण, यानी एडवेक्शन फ्लो ऑफ एयर। तो इस एरिया में अगर सोलर रेडिएशन डायरेक्ट है तो हवाएं गर्म होकर फैलती हैं, तो इसको कहते हैं हवाओं का अभिवहनीय प्रवाह। हवाओं का अभिवहनीय प्रवाह एडवेक्शन मेथड ऑफ विंड्स, या एडवेक्शन फ्लो भी कह सकते हो। एडवेक्शन फ्लो ऑफ एयर, यहाँ एयर के रूप में लिखा जा सकता है इनको। तो एडवेक्शन का मीनिंग यही होता है कि हवाओं का गर्म होकर क्षैतिज रूप में फैलना। हालांकि वो क्षैतिज एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में अपने जो साइंस या ज्योग्राफी वाली टर्म्स हैं वो यूज होंगी। तो तापमान का क्षैतिज रूप से फैलना क्या कहलाता है? एडवेक्शन मेथड। तो यही हवाएं जो गर्म होकर फैलती हैं, तो ये गर्मियों में मुख्यतः अपने फेस पे जब टकराती हैं, तो इन गर्म हवाओं के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? लू। और इन लू के कारण वर्षा नहीं होती क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी कम होती है, अर्थात ये शुष्क हवाएं होती है। तो ग्रीष्म ऋतु की गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है, जिनके चलने का मुख्य कारण एडवेक्शन फ्लो ऑफ एयर, अर्थात हवाओं का अभिवहनीय प्रवाह।
देखो जो नोट्स में, न्यू नोट्स के अंदर आपको जो डेटा अवेलेबल करवाए जाएंगे वो सारे अपडेट डेटा हैं। जैसे एग्रीकल्चर वाले जो डेटा है 2021-22 जो बुक में डाले तो वो 2021-22 के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन अभी 2022-23 है उसके डेटा भी जो अनाउंस किए गए हैं तो वो भी आपको अलग से करवा दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको 2021-22 के ही करवाए जाएंगे, 22-23 के भी करवाए जाएंगे। तो देखो ये चीजें अपडेट वाली हैं। अब जैसे कोई आज बुक निकली, पता चला कल कोई नया डेटा अपडेट हो गया, तो इसका मीनिंग जो आज लिखा है वो आज तक के लिए ठीक है। और ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में इकोनॉमी वाली चीजें वो चेंज होती रहेंगी वो आपकी। हाँ, लेकिन अपन ने जो मेंशन किया है कि एग्रीकल्चर डेटा 2021-22, तो इसका मीनिंग वो उस समय के हैं। तो ऐसे आपके जो मुख्यतः इरिगेशन या सिंचाई वाले जो डेटा हैं उनके अंदर भी अब चेंजेस आए हैं। तो इरिगेशन वाला टॉपिक हम लेंगे रिवर्स, और उसके बाद में लेक वाले चैप्टर के बाद, यानी नदी और झील वाले चैप्टर के बाद अपना सिंचाई परियोजना वाला टॉपिक कवर करेंगे अपन। हाँ, जो आगे वाले टॉपिक्स हैं जैसे फिजिकल डिवीजन, यहाँ क्लाइमेट तक की आपकी पीडीएफ है जो डाउनलोड की हुई है। उसके आगे की जो वाटर ज्योग्राफी यानी हाइड्रो ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है जिसमें जल वाले टॉपिक रहेंगे आपके नदी, झील, सिंचाई परियोजना और वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। वाटर कंजर्वेशन टेक्निक अर्थात जल संरक्षण की तकनीक। तो वहां आगे वाले जो 4 चैप्टर हैं पानी वाले उनकी पीडीएफ आपकी एक साथ डलवा दी जाएगी जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके साथ ही। हाँ, नोट सारे अपडेट डेटा ही हैं इसमें, क्योंकि जो बुक ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी जो बुक आई है वो बिल्कुल करंट और अपडेट डेटा के अकॉर्डिंग है। देखो क्लास का डाउनलोड वाला ऑप्शन है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि क्लासेस को आप कितनी भी बार देख सकते हो ऐप में जाके, क्योंकि डाउनलोड से डाउनलोड करने के बाद में क्लासेस लीक होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। तो इसका मीनिंग है कि क्लासेस देखने की कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास। जब तक आपका कोर्स का वैलिडिटी है, जब तक क्लासेस आप आगे तक चला सकते हो तब तक आप इन क्लासेस को लीजिए। डाउनलोड वाला ऑप्शन इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि आप जितनी भी बार, क्योंकि डाउनलोड का उद्देश्य ये होता है कि क्लास को देखना वापस। तो जब तक आपके पास कोर्स रहेगा तब तक आप क्लास को चाहे 5 बार, 10 बार, 15 बार या 100 टाइम्स आप इनको देख सकते हैं, उससे ज्यादा बार भी देख सकते हैं। थार मरुस्थल में जो ढांड वाला एरिया है वो कौन सा है? तो ढांड एरिया, वैसे तो मरुस्थल में जो बालुका स्तूप है उनके बीच में जो एक अर्ध चंद्राकार आकृति है वो अपने आप में ढांड है, जिसको जनरली हम तल्ली भी कहते हैं, जिसको हम पलाया भी कहते हैं। आपने जो ऑप्शन भेजा उसमें दोनों ही है, मरुस्थल में पलाया। तो मरुस्थल में पलाया वाला शब्द ये भी ठीक है, और इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप के अंदर जो गर्त होते हैं। तो इसका मीनिंग है जो बात हो रही है अर्धचंद्राकार यानी बरखान, तो बरखान के बीच में जो गर्त होता है वो भी अपने आप में ढांड है। ये क्वेश्चन लास्ट वाले जो हैं इनके कुछ वो एक प्रिंट आउट निकाल के मेरे को लास्ट में दे देना, इन क्वेश्चंस के ऊपर लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज ये कुछ क्वेश्चंस आपके थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, लास्ट में हम उनका प्रिंट आउट निकलवा के और बाद में लास्ट में एक साथ डिस्कस करेंगे हम उसको। तो यहाँ पे जो लू का रीजन है, और लू का रीजन आता है हवाओं का गर्म होकर फैलना। इसका मीनिंग इसमें आंसर के रूप में अपने को ये मिलता है कि लू के चलने के पीछे कारण क्या है। तो हवाओं का मुख्यतः सवनीय रूप में ऊपर उठना, तो वो रीजन नहीं है। मुख्यतः अभिवनीय रूप में उनका फैलना, तो बिल्कुल सही रीजन है, एडवेक्शन फ्लो माना जाता है। या सूर्य से आने वाली विकिरण के रूप में, तो विकिरण है,
वो डायरेक्ट लू का रीजन नहीं होती। विकिरण एटमॉस्फेयर की एयर को गर्म करती है और वो एयर जैसे ही फैलती है तो वो अपने को किसके रूप में महसूस होता है? वो अपने को महसूस होता है मुख्यतः लू के रूप में। तो लू के पीछे कारण ये है। अब लू के द्वारा प्रभावित क्षेत्र, तो इसके द्वारा प्रभावित क्षेत्र या जो अफेक्टेड रीजन है वो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग। राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग, सर्वाधिक सर्वाधिक बाड़मेर, यानी मोस्ट अफेक्टेड जो रीजन माना गया है वो कौन सा माना गया है? बाड़मेर को माना गया है। इसके बाद में लू का इफेक्ट है वो क्या होता है? तो लू का इफेक्ट जनरली हमें ध्यान है, लू ग्रीष्म ऋतु के टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा देती है। यह ग्रीष्म ऋतु के तापमान को और अधिक इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान को बढ़ाने वाली घटना या वो घटना जो ग्रीष्म ऋतु में तापमान को इंक्रीज करती है तो वो मुख्यतः लू होती है। जैसे गर्मियों में हम जैसे ही बाहर जाके घर में आते हैं तो जनरली हम यही कहते हैं कि बहुत तेज गर्मी थी क्योंकि आज लू चल रही थी। तो लू का मीनिंग है कि दैट फिनोमिना ऑफ समर सीजन विच इंक्रीज द टेम्परेचर, यानी ग्रीष्म ऋतु की वो घटना जो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है अर्थात बढ़ाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ने का जो रीजन पूछा जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज करने वाली घटना, तो वो लू को माना गया है। लू के बाद में ग्रीष्म ऋतु की दूसरी प्रमुख घटना है आंधी। अर्थात डस्ट स्टॉर्म। आंधी का मीनिंग क्या है? तो आंधी का मीनिंग अर्थ लिया जाता है, कंडीशन तो अपनी यही है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली मुख्यतः आंधियों को हम कहते हैं कि धूल भरी हवाएं होती। तो ये तो समझ में आता है हमें धूल भरी, लेकिन इसमें नमी भी मौजूद होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी एवं आर्द्रता युक्त हवाएं, ये नमी से युक्त होती हैं, इस कारण आर्द्रता युक्त हवाएं आंधी कहलाती है। डस्टी एंड ह्यूमिड विंड्स, ऑफ समर सीजन। आर नोन एज डस्ट स्टॉर्म। तो डस्ट स्टॉर्म क्या है? आंधियां क्या हैं? तो आंधियां मुख्यतः डस्टी जो हैं उसके साथ ह्यूमिड भी होती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में जो डस्टी एंड ह्यूमिड विंड्स हैं वो अपने आप में आंधियां हैं। आंधियों के बारे में जनरली हम क्या सोचते हैं?
हम सोचते हैं जो धूल भरी हवाएं होती हैं, तो इसका मीनिंग आधा कॉन्सेप्ट तो अपने को पता है कि जो धूल उड़ती है वो आंधी है, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये भी याद रखना है, इसमें ह्यूमिडिटी भी मौजूद होती है, अर्थात आर्द्रता या नमी भी होती है। कारण क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि आंधियां अपने साथ बारिश को भी लेके आती है। तो इसका मीनिंग कई बार तो जो आंधी है वो बारिश करवा देती हैं और कई बार नहीं करवा पाती, क्योंकि जब आंधियों में ह्यूमिडिटी अच्छी आती है, आर्द्रता ज्यादा होती है और एक अपनी स्थानीय आर्द्रता भी अधिक हो, अर्थात अपनी लोकल ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो, तब कई बार उनसे 5, 10, 15 मिनट बारिश हो जाती है। ये हालांकि मानसून की तरह लंबे समय तक ये वर्षा नहीं होती, ये कुछ समय की वर्षा होती है। और दूसरा, कई बार आंधियों में नमी कम हो और अपनी लोकल ह्यूमिडिटी भी कम हो, स्थानीय नमी भी कम हो, तब कई बार इनसे वर्षा नहीं होती, सिर्फ घर में डस्ट या धूल ही आती है। लेकिन ये सामान्यतः धूल भरी और नमी युक्त दोनों हवाएं होती हैं। तो इसमें दोनों टर्म्स एक साथ याद रखनी है कि डस्टी एंड ह्यूमिड विंड्स ऑफ समर सीजन, कि ग्रीष्म ऋतु की डस्टी यानी धूल भरी और ह्यूमिड यानी आर्द्रता युक्त हवाओं को, तो धूल भरी और आर्द्रता युक्त हवाओं को गर्मियों में आंधियां कहा जाता है। अब इनके पीछे रीजन क्या है? तो इनके कोज या कारण को हम देखेंगे, इनके पीछे मुख्य कारण क्या है। कारण है मुख्यतः जैसे अपने यहाँ स्थलीय भाग पर, राजस्थान के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ते हैं, क्योंकि स्थलीय भाग जल्दी गर्म होते हैं, तो वायुदाब क्या होते हैं यहाँ पर कम, एयर प्रेशर कम हो जाता है। जबकि पानी वाला जो एरिया होता है, जैसे अरब सागर की ओर, ये लैंड पार्ट की तुलना में कम तापमान वाला होता है, और कम तापमान वाला होता है इसका मीनिंग यहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा होगा, और वायुदाब अगर ज्यादा है तो यहां से मुख्यतः राजस्थान की ओर लोअर प्रेशर की ओर हवाएं चलना स्टार्ट होती हैं। तो समुद्र की ओर से जो हवा जा रही है, इसका मीनिंग उसमें क्या जाती है, ह्यूमिडिटी, अर्थात इसमें आर्द्रता जाएगी। और ये आर्द्रता वाली जो हवाएं हैं, ये पश्चिमी राजस्थान में चलते चलते पश्चिमी राजस्थान में किसको उठाएंगे, डस्ट या धूल को, क्योंकि इन हवाओं का अपना एक प्रेशर है, क्योंकि ये हाई एयर प्रेशर की ओर से आ रही हैं, उच्च वायुदाब से, और इनमें नमी भी है। तो ये उच्च वायुदाब की ओर से आ रही है, तो इसका मीनिंग है ये अपने प्रेशर से पश्चिमी राजस्थान के डस्ट को उठाती है, डस्ट को उठा के पश्चिम से राजस्थान के उत्तरी भाग को प्रभावित करती हैं। राजस्थान का उत्तरी भाग कौन सा है, श्री गंगानगर। तो इनका इफेक्ट कुछ इस तरीके से होता है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के पश्चिमी भाग से एंट्री कर मुख्यतः राजस्थान के उत्तरी भाग को सर्वाधिक अफेक्टेड करती है, अर्थात श्री गंगानगर को, जहां कहा जाता है कि आंधियों के समय या ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 27 दिन का इसमें आंधियों का इफेक्ट होता है, 27 डेज तक। तो मुख्यतः राजस्थान में सर्वाधिक आंधी वाले दिन कहां पर हैं, श्री गंगानगर में। राजस्थान के किस भाग में आंधियां सर्वाधिक आती हैं, तो राजस्थान के नॉर्थ के अंदर। तो ऑप्शन में पश्चिम भी हो सकता है, लेकिन नॉर्थ में आंधियां अधिक आती हैं। और एक जनरल इनकी डायरेक्शन अगर आपसे पूछ ली जाए, तो ये डायरेक्शन आप आंधी की देख रहे हैं पहले वाले डायग्राम में, इसमें या इसमें। तो इस डायरेक्शन को अगर आप देखें, तो ये दिशा कुछ इस तरीके से है, अरब सागर से राजस्थान के नॉर्थ की तरफ। तो इस डायरेक्शन को अगर आप डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आएगा फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो ये वाला जो पार्ट है, ये इसका आंसर। ये डायरेक्शन नहीं होके सिर्फ दो डायरेक्शन, यानी ये तो डबल डबल डायरेक्शन दी है। सामान्यतः इसमें हम आंसर पश्चिम से पूर्व को भी मानते हैं, यानी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
लेकिन ये जनरली दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आते क्योंकि दोनों ही सही हैं। सिंगल डायरेक्शन में आंसर है तब तो पश्चिम से पूर्व की ओर, और डबल डबल डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन को डिवाइड करके देख लेना, तो फिर रहेगा फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो ये सामान्यतः आंधियों की दिशा होती है राजस्थान में, या तो पश्चिम से पूर्व की ओर या दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो राजस्थान के नॉर्थ की तरफ जाती है गंगानगर, जहां औसतन आंधियों की संख्या या आंधी के दिनों की संख्या कितनी है, तो आंधी के दिनों की संख्या वहां पे 27 डेज। क्वेश्चन है कि सर गंगानगर में ही आंधियां अधिक क्यों आती हैं? तो राजस्थान के पश्चिम में जब डस्ट यहां से उठना स्टार्ट होगी तो उसका इफेक्ट कहां होगा? तो जब विंड्स आपकी इस साइड से वेस्ट की ओर से यानी पश्चिम से नॉर्थ की तरफ चलती हैं इस साइड में, तो इसका मीनिंग ये पाकिस्तान वाले पंजाब होते हुए और राजस्थान के नॉर्थ वाले पार्ट को अधिक अफेक्टेड या प्रभावित करती हैं। और हम जैसे जैसे देखें अरावली का ईस्ट वाला जो पार्ट है, अरावली का जो ईस्ट वाला पार्ट है, यह आंधियों से सबसे कम प्रभावित होता है। और इसमें भी मुख्यतः अपन और अधिक ईस्ट में या साउथ ईस्ट में चलेंगे तो अधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, जो आंधियों से लेस इफेक्टिव या सबसे कम प्रभावित होता है। तो सामान्य सी बात है कि अगर आप डेजर्ट से हाड़ौती की ओर जाओगे तो आंधियों के दिनों की संख्या आपके लिए क्या हो जाएगी? न्यूनतम या ना के बराबर। तो ये गंगानगर में ही इसलिए आती हैं कि पश्चिमी राजस्थान से यहां से उठने के बाद ये राजस्थान के नॉर्थ पार्ट को प्रभावित करते हैं, इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पे आंधियों के चलने के पीछे जो मुख्य रीजन था वो भी इस डायग्राम में हमने देखा कि मुख्यतः राजस्थान में टेम्परेचर बढ़ने के कारण वायुदाब कम हो गए। तो वायुदाब कम क्यों हुए? क्योंकि यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लग गई, जिनको हम कहते हैं सवानीय पवने, या हवाओं का सवानीय प्रवाह भी लिख सकते हो। कन्वेक्शन फ्लो ऑफ एयर, कन्वेक्शन फ्लो ऑफ एयर, हवाओं का सवानीय प्रवाह। तो मुख्यतः आंधियों में कारण यह है। लू के अंदर कारण आपको बताया था एडवेक्शन फ्लो ऑफ एयर, हवाओं का अभिवनीय प्रवाह। और आंधियों के पीछे रीजन है हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो वायुदाब कम हो जाता है, तो समुद्र की ओर से ह्यूमिडिटी या उच्च वायुदाब वाली हवाएं आना स्टार्ट होती हैं, और उन हवाओं के साथ ह्यूमिडिटी आने के कारण कई बार उनसे वर्षा भी हो जाती है। तो वर्षा डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ की लोकल ह्यूमिडिटी कितनी है। आपकी स्थानीय आर्द्रता अगर अधिक है तो समुद्री आर्द्रता और लोकल ह्यूमिडिटी मिलकर वर्षा करवा देती है, अर्थात मैक्सिमम ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में। और अपने यहाँ लोकल में अगर ह्यूमिडिटी कम है तो फिर वर्षा होने की पॉसिबिलिटी उतनी कम होगी। तो आंधी का मीनिंग क्या है? तो ये तो हमने देख लिया कि धूल भरी हवाएं होती हैं। धूल भरी के साथ दूसरा शब्द आर्द्रता युक्त हवाएं होती हैं। तो धूल भरी और आर्द्रता युक्त हवाएं डस्ट स्टॉर्म या आंधी कहलाती हैं। कारण क्या है? तो कारण है हवाओं का सवानीय प्रवाह, एडवेक्शन फ्लो ऑफ एयर, हवाओं का सवानीय प्रवाह। फिर इनके द्वारा जो प्रभावित क्षेत्र है, तो प्रभावित क्षेत्र भी आपको बताया उत्तरी राजस्थान, डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो उत्तरी राजस्थान, और उसमें भी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट अगर पूछ लिया जाए तो आंसर क्या रहेगा? श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। आंधियों का इफेक्ट ये होता है कि आंधी आने के बाद टेम्परेचर में या तापमान में गिरावट आती है।
जैसे लू के बाद टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में वह घटना जो तापमान को कम करती है या तापमान को घटाती है, तो उसमें आंसर रहेगा आंधी। तो ये इसमें ध्यान रखना कि ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को घटाती है, घटाने वाली घटना को हम मुख्यतः डस्ट स्टॉर्म अर्थात आंधी के नाम से जानते हैं। अब आंधी के बाद में जो नेक्स्ट है, अब आंधियों का इफेक्ट हम देख चुके हैं, गंगानगर अर्थात राजस्थान के उत्तरी भाग में अधिक है। और इसमें मैंने आपको यह भी बताया अगर पश्चिम भी ऑप्शन हो तो भी हमें राजस्थान का नॉर्थ पार्ट पहले मानना है, क्योंकि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर ये राजस्थान के वो जिले हैं जहां आंधियों के दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है, और इनमें भी मैक्सिमम श्री गंगानगर के अंदर। फिर ग्रीष्म ऋतु की नेक्स्ट घटना है अपने बबूल्या अर्थात डस्ट साइक्लोन और सैंड साइक्लोन। बबूल्या डस्ट साइक्लोन, ये साइक्लोन क्या है, इनका मीनिंग क्या है? तो एक तो देखिए कि ये बनते किस तरीके से हैं। तो जैसे इनका कारण समझ में आएगा, मीनिंग समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक स्थान विशेष पे या किसी लोकल पॉइंट पे अचानक टेम्परेचर बढ़ गया सेंटर पॉइंट के अंदर, के अंदर किसी भी स्थान के सेंटर में तापमान बढ़ गया, इसका मीनिंग वायुदाब क्या हो गया, कम। अब इसके सेंटर की तुलना में इसके परिधि क्षेत्र में परिधि क्षेत्र में या सर्कमफेरेंस पार्ट में इसकी तुलना में अपोजिट कंडीशन होती है कि वहां तापमान थोड़ा कम होता है और वायुदाब थोड़ा अधिक होता है। तो ये दोनों विजिबल साइट होती है, यानी इस पॉइंट से आप इस पॉइंट या स्थान को देख सकते हो। तो ये निकटतम स्थान होने के कारण समय तक यहाँ उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलना स्टार्ट होती हैं। और हवा का नियम यही होता है, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर अर्थात हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। और लो प्रेशर अगर सेंटर में हो तो उस ओर हवाएं जो आती हैं सेंटर की ओर उनको कहते हैं साइक्लोन, और सेंटर से बाहर की ओर जाती हैं उसको कहते हैं एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन वाली जो कंडीशन है वो मुख्यतः केंद्र से बाहर की ओर, जबकि इसमें कौन सी है, साइक्लोनिक कंडीशन। क्योंकि सेंटर में लोअर प्रेशर है तो सेंटर से हवाएं बाहर नहीं, सेंटर की ओर हवाएं जाएंगी। तो इसमें इसका नहीं चक्रवात शब्द यूज करते हैं अपन। जैसे यहाँ लिखा डस्ट साइक्लोन, धूल के चक्रवात। तो इसका मीनिंग है धूल तो इसमें भी होगी जैसे आंधियों में होती है, लेकिन इसमें धूल होती है बाहर से अंदर की ओर अर्थात चक्रवातीय रूप में। जबकि आंधियों में ये इस प्रकार से नहीं होके, आंधियों का कवरिंग एरिया तो काफी बड़ा होता है। जैसे बाहर आप गर्मियों में निकले, कभी भूतल्या या बबूल्या सामने आ गया और आप कमरे में आके या किसी स्थान पे छुप के बैठ सकते हो, तो आप बबूल्या से बच सकते हो, लेकिन आंधी से बचना लगभग इम्पॉसिबल है। जैसे आपने घर भी बंद कर लिए तो भी गेट के नीचे से, खिड़कियों से, उनसे डस्ट आ ही जाएगी आपके। तो इसका मीनिंग है आंधियों का एरिया काफी बड़ा होता है, जबकि बबूल्या का एरिया सीमित होता है। तो बबूल्या क्या है, तो इसमें धूल भरे, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर हवाएं आएंगी तो तय है इसमें धूल आएगी, तो धूल भरी एवं चक्रवाती हवाओं को
धूल भरी एवं चक्रवातीय हवाओं को बबूल्या कहा जाता है। तो ये वाला शब्द अपने आंधी में भी था, तो ये तो ध्यान रखना, आंधी में भी धूल भरी, और वहां थी आर्द्रता युक्त हवाएं, डस्टी एंड ह्यूमिड विंड्स, और यहाँ डस्टी एंड साइक्लोनिक विंड्स, यानी धूल भरी और धूल भरी के साथ चक्रवाती है। डस्टी एंड साइक्लोनिक विंड्स। साइक्लोनिक विंड्स। तो इसका मीनिंग, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डस्टी तो अपने ऑलरेडी आंधी में आ चुका है, यानी धूल भरी शब्द, लेकिन वो आर्द्रता युक्त था, ये चक्रवाती है। कारण अभी आपको बताया था, हाई एयर प्रेशर इन सर्कमफेरेंस पार्ट वाइल अपोजिट एयर प्रेशर इन सेंटर पार्ट। परिधि में उच्च वायुदाब जबकि केंद्र में निम्न वायुदाब। परिधि में उच्च वायुदाब एवं परिधि में उच्च वायुदाब यानी बाहर की तरफ एवं केंद्र में निम्न वायुदाब। ये इसके पीछे रीजन होता है, जो डायग्राम हमने ये बनाया था। अब राजस्थान में इनका प्रभाव, जहां लू और आंधी अर्थात उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, उसी एरिया में बबूलिया का इफेक्ट, लेकिन इसमें जिला आएगा मुख्यतः बीकानेर। तो लू में था अपने नीचे वाला बाड़मेर, इंटरनेशनल बॉर्डर में नीचे वाला, तो इंटरनेशनल बॉर्डर के नीचे वाला बाड़मेर, और फिर आंधी में था इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर वाला गंगानगर, और अब इन दोनों के बीच में कोई एक जिला और लेना है, बीकानेर। तो बीकानेर में बबूलिया का इफेक्ट अधिक है, तो आंधियों का इफेक्ट नॉर्थ में गंगानगर, और इंटरनेशनल बॉर्डर पे नीचे की ओर बाड़मेर की ओर लू, और इन दोनों के बीच में कौन है, बबूलिया, बीकानेर की ओर। तो इसमें कारण के बाद में सर्वाधिक, तो सर्वाधिक इनका जो इफेक्ट या प्रभाव है वो बीकानेर। तो ये ग्रीष्म ऋतु वाली वैसे तीनों प्रमुख घटनाएं अपनी कंप्लीट हो गई हैं। एक बार इनका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन। लू, आंधी और बबूलिया। तो लू वाला रीजन क्या है, तो लू का मीनिंग है गर्म हवाएं, गर्म के साथ एरिड या ड्राई विंड्स भी होती हैं, तो गर्म एवं शुष्क हवाएं, हॉट एंड एरिड विंड्स ऑफ समर सीजन। तो आंसर रहेगा लू। आंधी वाला होता है धूल भरी, और अरब सागर के साथ जो नमी से युक्त हवाएं आती हैं वो इनको लेकर आती हैं, तो धूल भरी और आर्द्रता युक्त हवाएं। तो डस्टी एंड ह्यूमिड विंड्स। नेक्स्ट, बबूलिया में धूल तो उड़ती है लेकिन ये केंद्र की ओर चलती है, तो चक्रवाती है, तो धूल भरी एवं चक्रवाती हवाएं। तो इसमें और इसमें माइनस और डिफरेंस है, धूल भरी दोनों में है, तो धूल भरी आर्द्रता युक्त हवाएं, आंधी, यानी जिनके कारण कई बार वर्षा हो जाती है क्योंकि आर्द्रता है। और ये धूल भरी और चक्रवाती हवाएं जो बबूलिया है, तो गांव में देखते हैं अपन कई बार जो डस्ट के साइक्लोन चल रहे होते हैं, चक्रवात, और बूढ़े लोग इनकी तरफ जूता या चप्पल निकाल के इस तरीके से फेंकते हैं, तो कई बार क्या होता है, उसके अंदर और बाहर का वायुदाब इक्वल होने वाला होता है, अर्थात वो समाप्त होने वाला होता है, और उनका जूता निकालना होता है, और बाद में देख जैसे ही वो समाप्त होगा तो वो कहते हैं कई बार देखा, तो इसका मीनिंग वो चप्पल जूते से नहीं डरता। तो मीनिंग है कि उसके सेंटर का और परिधि का जो वायुदाब है वो इक्वल हो जाता है, तो इक्वल होते वो धीरे धीरे जो धूल उड़ती है चक्रवातीय रूप में वो शांत हो जाती है, तो इस कारण ये चलते चलते धरातल पे समाप्त भी हो जाते हैं। तो ये भू के तल से जुड़ के चलते हैं, इस कारण इनको भूतल्या भी कहा जाता है।
और उसी को शब्द को ज्योग्राफी में हमने क्या यूज किया, बबूल्या। तो बबूल्या, भूतल्या या डस्ट साइक्लोन के रूप में, सॉरी हाँ, डस्ट साइक्लोन के रूप में भी इनको जाना जाता है। अब ये जितने भी हमने लिखे हैं, तो लू के पीछे रीजन क्या था, तो लू के पीछे रीजन है अभिवनीय प्रवाह, हवाएं गर्म होकर फैलती हैं। जहां लोअर प्रेशर जनरेट होता है उसके पीछे होता है सवनीय हवाएं, अर्थात हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं, कन्वेक्शन फ्लो ऑफ एयर। और यहाँ पे मुख्यतः सेंटर में वायुदाब कम हो जाता है, इस कारण केंद्र की ओर हवाएं आती हैं, जबकि बाहर की ओर इसमें वायुदाब जनरली क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हाई एयर प्रेशर इन सर्कमफेरेंस पार्ट वाइल अपोजिट एयर प्रेशर इन सेंटर, बाहर की ओर वायुदाब का अधिक और केंद्र की ओर वायुदाब का कम होना इसके पीछे मुख्य कारण। और फिर बाद में इनका इफेक्ट, तो लू बाड़मेर में, आंधी राजस्थान के नॉर्थ गंगानगर में, और इन दोनों के बीच बीकानेर की ओर बबूल्या अधिक है। तो ग्रीष्म ऋतु की जो मेन इवेंट या घटना है वो कंप्लीट हो गई। अब इसमें हमें देखना है ग्रीष्म ऋतु के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, यानी इस ऋतु से जुड़े हुए कुछ अदर फैक्ट्स हैं। तो इसमें अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु का मीनिंग है, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में अपने यहां सर्वाधिक गर्म, इसका मीनिंग है मोस्ट हॉटेस्ट इन समर सीजन। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म एज ए डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए, जिला देखा जाए, तो सर्वाधिक गर्म जो जिला होता है वो रहता है चूरू, और सबसे गर्म स्थान के तौर पे या एज ए प्लेस के तौर पे देखा जाए तो वो रहता है अपने फलोदी। तो एक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग ये आंसर माना हुआ है, क्योंकि अब फलोदी है वो एक स्थान नहीं, अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो जब तक मौसम विभाग कुछ नए स्थान अनाउंसमेंट नहीं करे, तब तक फलोदी को अपने एक स्थान के तौर पे कंसिडर करके चलना है। तो राजस्थान में एवरेज सबसे गर्म जिला जो है वो चूरू है। अब देखो किसी भी साल का जो टेम्परेचर है वो चूरू से ज्यादा किसी भी स्थान का जा सकता है, यानी जिले का जा सकता है। तो इसका मीनिंग ये हमने एक एवरेज तौर पे बताया है। जैसे किसी वर्ष में पता चला कि सबसे गर्म जिला है वो अलवर निकला, जैसे हम जनरली देखते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर, सॉरी 20वीं शताब्दी जो लास्ट सेंचुरी थी अपनी, 20th सेंचुरी के अंदर, यानी 1901 से लेकर सन 2000 के बीच में राजस्थान का सबसे गर्म या हाईएस्ट टेम्परेचर वाला जो जिला था, जिसके उच्चतम तापमान गए, वो जिला कौन सा था, अलवर। तो अलवर की तरफ अपना माइंड भी नहीं चले कि अलवर सबसे गर्म, क्योंकि अपना माइंड रहता है जनरली डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ कि मिट्टी वाला एरिया जल्दी गर्म होता है। जबकि रिकॉर्ड के अंदर सन 1900 से लेकर 2000 अर्थात 20th सेंचुरी के अंदर राजस्थान का हाईएस्ट टेम्परेचर वाला जिला अलवर था। तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि अलवर के एवरेज टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहे, एवरेज टेम्परेचर में हमेशा आगे चूरू को माना गया है।
तो इसका मीनिंग है कि सर्वाधिक गर्म जिला या एवरेज टेम्परेचर के आधार पर चूरू है। और फिर 2020 के अंदर हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो डेटा किसके कलेक्ट किया, तो हाईएस्ट टेम्परेचर डेटा थे अलवर के। इसका मीनिंग एक ऐसा वर्ष जिसमें अलवर भले ही वैसे कम गर्म रहता हो, लेकिन एक साल ऐसा गर्म था जितना 100 साल में कोई भी जिला नहीं था। इस कारण इसको कहा जाता है 20वीं सेंचुरी में राजस्थान में हाईएस्ट टेम्परेचर वाला डिस्ट्रिक्ट, 20वीं शताब्दी में राजस्थान का सबसे गर्म जिला या हाईएस्ट टेम्परेचर पहुंचाने वाला जिला वो अलवर था। लेकिन नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर रहता है कि ग्रीष्म ऋतु अर्थात समर सीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर अपने जनरली चूरू के होते हैं, स्थान के तौर पे होते हैं अपने फलोदी के। सॉरी। तो ये ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म जिले और स्थान के ऊपर बात हो गई। ऋतु तो ये रहेगी, लेकिन गर्मी के अंदर कम टेम्परेचर कहाँ होते हैं, तो जनरली कम टेम्परेचर होते हैं जो हाई रिलीफ फीचर रीजन हो अर्थात उच्चावच भाग हो। तो राजस्थान में सबसे अधिक उच्चावच वाला भाग सिरोही माउंट आबू, तो उस एरिया में ग्रीष्म ऋतु में तापमान कम रहते हैं। तो मैं यहाँ 12 महीने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ गर्मियों की बात कर रहा हूँ। तो गर्मियों के समय राजस्थान में टेम्परेचर मुख्यतः साउथ से वेस्ट की ओर अर्थात राजस्थान के दक्षिण से पश्चिम की ओर, जिसके बीच में अपने उदयपुर सिरोही ये क्षेत्र आते हैं, जहां पे अरावली का विस्तार भी अधिक है और सदन में अरावली की हाइट भी मैक्सिमम है। तो इसी में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान। तो गर्मी की ऋतु में न्यूनतम तापमान या लोवेस्ट टेम्परेचर, तो लोवेस्ट टेम्परेचर इन समर सीजन ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम जो तापमान है वो अगर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखें जिले के तौर पे, वो राजस्थान में सिरोही के होते हैं। एज ए प्लेस के तौर पे, स्थान के तौर पे कंसीडर करें तो मुख्यतः वो माउंट आबू के होते हैं। यह सबसे ठंडा स्थान गर्मियों में कौन सा स्थान है, माउंट आबू के जिले में, तो माउंट आबू में जिला एज इट इज वही रहेगा सिरोही। अब इसमें बाई चांस कारण पूछ लें कि अरावली के सदन में गर्मियों में टेम्परेचर कम क्यों है, तो इसके पीछे अगर कोज या कारण पूछा जाए तो कारण इसमें है जहां हाइट अधिक होती है अर्थात माउंटेन एरिया, जहां ऊंचाई अधिक होती है वहां तापमान क्या होते हैं, वहां तापमान कम होते हैं। और जो कम हाइट वाले एरिया होते हैं अर्थात ऊंचाई जहां कम होती है, ऊंचाई कम होती है वहां तापमान अधिक होते हैं। क्योंकि आपको ध्यान है कि जो कम हाइट वाला एरिया होता है, कम हाइट पे अपने मुख्यतः एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और वो टेम्परेचर को होल्ड करते हैं। इसी कारण कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लोबल वार्मिंग गैस भी कहा गया है, यानी वैश्विक तापमान बढ़ाने वाली गैस। जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे तो जलवाष्प अर्थात जो वाटर वेपर है उसकी मात्रा भी कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम होती है। तो इसका मीनिंग ये दो मुख्य हैं जो टेम्परेचर को होल्ड करते हैं, नीचे की ओर होते हैं, और हाइट पर जाने पर ये दोनों ही कम हो जाते हैं। तो हाइट पर ना तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ना ही जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। इसका मीनिंग जो टेम्परेचर को होल्ड करने वाले पार्ट थे या रोकने वाले जो पार्ट थे या फैक्टर थे वो हाइट पर कम मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो इसका मीनिंग हाइट वाला पार्ट है वो ज्यादा ठंडा होगा और वो पार्टिकल्स ह्यूमिडिटी और कार्बन डाइऑक्साइड वाले वो कम हाइट पर ज्यादा मिलेंगे। तो कम हाइट पर वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो कारण इसमें रिलीफ फीचर या उच्चावच इसके पीछे रीजन है। तो ये कारण भी आपको ध्यान रखना है इसमें। फिर इसी में नेक्स्ट पॉइंट है तापांतर।
तापांतर रेंज ऑफ टेम्परेचर। तापांतर का मीनिंग होता है किसी स्थान विशेष पर स्थान विशेष का मीनिंग है कोई भी जगह हो सकती है। वो स्थान विशेष आपका गांव भी हो सकता है, जिला भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है, पूरा विश्व भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग किसी स्थान विशेष पर उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान के अंतर को उच्चतम तापमान एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। अर्थात रेंज ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज के दिन का अपन मैक्सिमम टेम्परेचर या अधिकतम तापमान हम मानते हैं 35 डिग्री, और जैसे आज के दिन का लोवेस्ट टेम्परेचर या न्यूनतम फॉर एग्जाम्पल 15-20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, ये आज के दिन का मिनिमम टेम्परेचर मान लेते हैं। तो आज के तापमान का रेंज क्या रहा है? तो रेंज रहा है 15 डिग्री ऊपर या फिर नीचे। इसका मीनिंग उसमें तापमान का अंतर कितना रहा है वही तापांतर है। तो इसका मीनिंग है किसी निश्चित समय में कोई स्थान विशेष जो है, निश्चित समय यानी वो एक दिन भी हो सकता है, एक सप्ताह भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। तो एक किसी भी फिक्स स्थान पे और एक निश्चित समय के अंदर तापमान का जो अंतर होता है उसको तापांतर कहते हैं। वो एक दिन का है तो दैनिक तापांतर, एक वीक का है तो वीकली रेंज ऑफ टेम्परेचर साप्ताहिक तापांतर, एक महीने का है तो इसका मीनिंग मासिक तापांतर, और पूरे वर्ष का है तो वार्षिक तापांतर। तो उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। तो इसका मीनिंग आपको दिन का हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर अगर दिया जाए तो वो उस दिन की रेंज ऑफ टेम्परेचर है, तापमान का अंतर है। तो ये सबसे ही समझ में आ रहा है तापांतर। तो उच्चतम और तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। सर ये निश्चित स्थान क्या है? तो किसी स्थान विशेष पे या किसी निश्चित स्थान पे, निश्चित यानी जो आपने टारगेट किया है। जैसे आपने अपना गांव टारगेट किया तो वो गांव निश्चित स्थान हो गया, आपने राजस्थान को टारगेट किया है तो वह राजस्थान का तापांतर हो गया, और आपने पूरे भारत को टारगेट किया तो इसका मीनिंग वो निश्चित स्थान भारत हो गया। तो कोई भी ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है जो आपने रिसर्च के लिए या उस एरिया में तापमान के अंतर के लिए लिया हो। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर का मीनिंग समझ में आ गया। उच्चतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। जैसे शब्द है एडजेक्टिव्स, उनका मीनिंग है। अब राजस्थान के अंदर जो तापांतर है वो दैनिक आधार पे अगर हम देखें तो जैसलमेर का सबसे अधिक होता है, क्योंकि जैसलमेर में मिट्टी है तो टेम्परेचर अचानक 45-50 तक जाते हैं, और रात्रि के समय टेम्परेचर आते हैं लगभग 20 से 30 के बीच में। तो एक दिन में उतना तापमान अधिक बढ़ जाता है जितना रात्रि के समय तापमान होता है। तो रात्रि का तापमान लगभग 20 से 30 के बीच में, और दिन के तापमान होते हैं लगभग 50 के आसपास। तो इसका मीनिंग रात्रि के तापमान से दिन के तापमान बिल्कुल डबल होते हैं। तो दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा होते हैं मिट्टी वाले एरिया के अंदर, क्योंकि मिट्टी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। तो इसका मीनिंग जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी के बीच में तापमान का अंतर काफी अधिक होता है, जैसे जैसलमेर के अंदर। और अगर ऐसा माना जाए कि वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा किसका है, तो पूरे वर्ष में तापमान में अंतर चूरू में अधिक होता है, क्योंकि चूरू गर्मियों में सबसे गर्म जिला माना गया है और सर्दियों में सबसे ठंडा जिला माना गया है। तो पूरे वर्ष में तापमान हाईएस्ट लगभग कहाँ के? चूरू के। और पूरे वर्ष में तापमान सबसे कम किसके? चूरू के। चूरू दोनों के अंदर ही चूरू रहेगा हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर। तो इसका मीनिंग पूरे साल में तापमान में अंतर सबसे ज्यादा किस में रहा? चूरू के अंदर। तो दैनिक तापांतर जैसलमेर के अधिक होते हैं,
और वार्षिक तापांतर चूरू के अधिक होते हैं। तो ये तापांतर, ये तो कॉन्सेप्ट है, इसमें जनरली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन इसमें राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर यानी मैक्सिमम जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है, सर्वाधिक तापांतर दैनिक आधार पर दिल्ली के अंदर, और एक मुख्यतः वार्षिक आधार पर। एनुअल बेस पे तो दैनिक तापांतर जहां मिट्टी होती है वहां के ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होते हैं, अर्थात जैसलमेर। जबकि पूरे वर्ष में हाईएस्ट टेम्परेचर और लोवेस्ट टेम्परेचर चूरू के होते हैं। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का मीनिंग है जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, वार्षिक आधार पर तापांतर सर्वाधिक। तो वार्षिक आधार पर तापांतर सबसे ज्यादा होता है चूरू का। तो ये राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर, तो ये दो बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दैनिक आधार पर एक दिन में, तो जहां मिट्टी अधिक है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होगा, तो मिट्टी ज्यादा उसमें है जो जिला बड़ा है। और जहां डेजर्ट अधिक है यानी जैसलमेर। और पूरे वर्ष में तापांतर जो गर्मियों में अधिक गर्म हो और सर्दियों में सबसे ठंडा हो, तो दोनों कंडीशन में चूरू ही होता है। तो चूरू एक ही समय में दोनों कंडीशन नहीं रखता, गर्मियों में गर्म रहेगा, सर्दियों में सबसे ठंडा रहेगा। इस कारण वो रेंज ऑफ टेम्परेचर जो एनुअल बेस पे है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है? चूरू की। इसके बाद में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में जो ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी की जो ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म महीना। तो हमने हॉटेस्ट मंथ इन समर सीजन, तो हॉटेस्ट मंथ इन समर सीजन, तो इसमें आंसर रहेगा अपने जून। क्योंकि जून में जिस समय अपने टेम्परेचर अधिकतम होते हैं, वायुदाब सबसे कम रहता है उस समय, और मानसून के एक्टिव होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि उस समय समुद्र की ओर से हवाएं अपने अधिक आएंगी लो एयर प्रेशर के कारण। तो इस समय मानसून अपने एंट्री करता है जून के अंदर, 25 जून। तो जून में ही हमारे मानसून क्यों आता है? तो उसके पीछे रीजन है हाईएस्ट टेम्परेचर होना और लोवेस्ट एयर प्रेशर यानी न्यूनतम वायुदाब का होना। तो इसके साथ ही हम जो नेक्स्ट यानी जून से हमें जो ऋतु स्टार्ट करनी है वो अपनी वर्षा ऋतु। तो ये ग्रीष्म ऋतु के तीनों इवेंट अपने घटनाएं कंप्लीट हो गई, लू, आंधी, बबूलिया, और लास्ट में कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें गर्मियों में गर्म जिला कौन है? चूरू, और स्थान के तौर पे फलोदी। और ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों में सबसे ठंडे, तो ठंडे जो हिल स्टेशन है वो अर्थात सिरोही और माउंट आबू। और उसके बाद में तापांतर, उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है।
तो एक एक दिन में जो टेम्परेचर की रेंज है वो हाईएस्ट कहाँ तक गई है और सबसे नीचे कहाँ तक आई है। जैसे हाईएस्ट टेम्परेचर अपने दोपहर 12 बजे नहीं, दोपहर 12 बजे के बाद होते हैं, लगभग 1 से 3 के बीच में, यानी लगभग 2 बजे के आसपास होते हैं। और सबसे न्यूनतम तापमान अपने रात्रि के 12 बजे नहीं होते, लगभग सुबह 4 से और 6 बजे के बीच में रिकॉर्ड किए जाते हैं। देखो, जिनके वेब वर्जन में दिक्कत आ रही है, वेब वर्जन में वीडियो नहीं चल रही, तो वो अपने कमेंट्स, आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर कर दीजिए आप अपना नाम और बैच बता के उसमें, और जैसे ही कमेंट करेंगे उसका सॉल्यूशन निकल आएगा आपका। हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी वाली आपकी कोशिश ये करेंगे कि 7 बजे से भी पहले स्टार्ट कर दें क्लास। मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में कितना होता है, देखो ये अलग अलग जिलों पे डिपेंड करता है कि किस जिले में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, अर्थात पॉल्यूशन अधिक है, तो वहां ये टेम्परेचर और अधिक बढ़ जाते हैं। किस जिले में मुख्यतः मिट्टी है, मिट्टी की मात्रा अधिक है, तो मिट्टी के कारण भी टेम्परेचर बढ़ते हैं। कहीं सॉइल जल्दी गर्म होती है, उसके विशिष्ट उष्मा अर्थात उष्मा ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, तो जैसे उसका ऊपरी भाग गर्म होता है तो उसके बाद में उससे पार्थिव विकिरणें, यानी जो एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं, वो ज्यादा निकलती है। तो वहां के वायुमंडल जनरली ज्यादा गर्म होते हैं जहां मिट्टी का विस्तार अधिक होता है। और जिन क्षेत्रों में जलीय भाग होता है, तो उन जलीय क्षेत्रों से अपने वापस उनके गर्म होकर और बाद में उनसे हम ये कहें जैसे वाटर से स्टीम निकलती है, तो वो जनरली कम निकलती हैं, क्योंकि जल की जो विशिष्ट उष्मा है वो ज्यादा होती है। इसका मीनिंग वो तापमान को ज्यादा ग्रहण करता है। जबकि मिट्टी होती है वो टेम्परेचर को कम समय ग्रहण करने के बाद उसको टेम्परेचर को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। तो रिलीज करेगी तो उससे मुख्यतः क्या होता है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये जो ऋतु वाला पार्ट था ये अपना कंप्लीट हो गया, समर सीजन वाला टाइम पीरियड। ग्रीष्म ऋतु वाले पार्ट के बाद में नेक्स्ट आता है अपना वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में अपने को कुछ पॉइंट्स कवर करने हैं। अब ये पॉइंट कौन कौन से हैं, तो वर्षा ऋतु का जो मुख्य घटना है, एक तो वो है मानसून। तो मेन पॉइंट एक तो मानसून ही है। यानी जो मानसून शब्द है, मुख्यतः इसका इंट्रोडक्शन और इसका मीनिंग देखेंगे अपन। मानसून शब्द है, इसका अर्थ। दूसरा है नेम ऑफ मानसून, यानी हमारे मानसून को क्या कहा जाता है। नेम ऑफ मानसून के बाद में डेट्स ऑफ मानसून, मानसून की तिथियां। उसके बाद में आता है ब्रांचेज ऑफ मानसून। मानसून की शाखाएं ब्रांचेज ऑफ मानसून। और उसके बाद में इफेक्ट ऑफ मानसून, मानसून का प्रभाव।
मानसून का प्रभाव, ब्रांचेज ऑफ मानसून, मानसून की शाखाएं, डेट्स ऑफ मानसून। तो इन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। इसमें एक मानसून का अर्थ है, फिर उसका नाम क्या है, उसकी तिथियां क्या हैं। तो तिथियों में मुख्यतः दो तिथि होती हैं, एक तो मानसून अराइवल डेट होती है और एक उसके वापस जाने के अर्थात उसके डिपार्चर डेट होती है। और मानसून तिथियों के बाद में उसके ब्रांचेज और लास्ट में उसका अफेक्ट या उसका प्रभाव कैसा है मानसून का, मुख्यतः स्थान या जिलों के आधार पर और आसान में अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन वाइज, दिशाओं के आधार पर। तो सबसे पहले जो मानसून शब्द है, उसका फाउंडेशन शब्द या फाउंडेशन वर्ड या उसका मूल शब्द क्या है, तो मानसून का मूल शब्द है अरेबिक लैंग्वेज का मौसम शब्द है। तो इसका बेस वर्ड अर्थात फाउंडेशन वर्ड है मौसम। किस भाषा का शब्द है, तो भाषा इसमें अरेबिक लैंग्वेज अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। लैंग्वेज के बाद में हम देखते हैं इसमें मुख्यतः इस शब्द के जनक कौन है, तो एक अरब भूगोलवेता थे जिन्होंने मौसम के ऊपर अर्थात अरब क्षेत्र में मानसून के ऊपर रिसर्च किया, उनका नाम है अल मसूदी। तो अल मसूदी को इसका जनक मानते हैं। तो इसमें दो तीन फैक्ट आ गए, एक तो ये शब्द किस शब्द से निकला हुआ है, तो अरेबिक लैंग्वेज के मौसम शब्द से। फिर मौसम शब्द किस भाषा का है, तो जो अभी शब्द बोला मैंने अरेबिक लैंग्वेज, तो अरबी भाषा का। जनक कौन है, फादर कौन है, अल मसूदी जो इतिहासकार भी रहे हैं और एक जोग्राफर अर्थात एक भूगोलवेता भी थे। तो इसके जनक के रूप में अल मसूदी। फिर इसी में कि मानसून शब्द है उसका मीनिंग या अर्थ क्या है, तो इसका मीनिंग सामान्य शब्दों में कहें तो ऋतु में परिवर्तन। मुख्यतः ऋतु में परिवर्तन। चेंज इन सीजन। ऋतु में परिवर्तन का मीनिंग यह है कि जब मानसून नहीं आता तो उस समय अपने गर्मियों के इफेक्ट ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मानसून आने के बाद गर्मियां समाप्त हो जाती हैं, मानसून के बाद भी गर्मियां होती हैं। लेकिन गर्मियों का जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। मानसून के पहले कंटिन्यूस टेम्परेचर बढ़ते हैं और मानसून के बाद में टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होते हैं। अर्थात मानसून के पहले टेम्परेचर इंक्रीजिंग फॉर्म में होते हैं, बढ़ते हुए फॉर्म में, और उसके बाद में डिक्रीजिंग फॉल के अंदर, अर्थात इसका मीनिंग घटते हुए क्रम के अंदर। तो इस तरीके से हम कहते हैं मानसून का जो मीनिंग होता है वो ऋतु में परिवर्तन करना है, यानी जो टेम्परेचर बढ़ रहे थे उनको धीरे धीरे कम करना। तो एक तो शॉर्ट मीनिंग जो एग्जाम में आता है वो यही आता है, ऋतु में परिवर्तन। और एक लंबा मीनिंग है इसका, मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर चलती है। इसका मीनिंग है चेंज इन सीजनल विंड डायरेक्शन which comes from sea part to land part, which comes from sea part to land part। यानी समुद्री या जलीय क्षेत्र से और मुख्यतः लैंड पार्ट या स्थल की ओर हवाओं का आना। तो ऋतु में परिवर्तन के साथ इसका एक मीनिंग और लिया जाता है, तो वो और वाला देखते हैं। मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन,
मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर चलती है। जो जल से स्थल की ओर चलती है, यानी जो वाटर पार्ट और लैंड पार्ट जल से स्थल की ओर चलते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मुख्यतः मानसून के रूप में जाना जाता है। तो मानसून के बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन है कि मानसून शब्द है वो किस शब्द से निकला हुआ है? मौसिम, किस भाषा? अरबी भाषा, जनक, अल मसूदी। और शॉर्ट मीनिंग देखें तो ऋतु में परिवर्तन, चेंज इन सीजन, या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर, यानी जो ओशेनिक वाटर टू लैंड पार्ट, यानी महासागर से स्थलीय भागों की ओर जो हवाएं आती हैं वो मानसून है। तो इन दोनों में से एक ही मीनिंग मिलता है, शॉर्ट वाला ज्यादा मिलता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में, यानी ऋतु में परिवर्तन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है नेम ऑफ मानसून, मानसून का नाम क्या है? तो इंडिया के अंदर जनरली हम देखते हैं कि सदर्न वाला जो पार्ट है, जो 0 डिग्री से नीचे वाला भाग अर्थात भूमध्य रेखा के नीचे वाला, वहां मुख्यतः व्यापारिक पवने चलते हैं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। यानी इन विंड्स को आप डिवाइड करके देख सकते हो। तो विंड्स में हमेशा नाम दिया जाता है जिस ओर से हवा आती है उसके अकॉर्डिंग, ना कि जिस ओर जाती है उसके अकॉर्डिंग। जैसे पूर्व की ओर से आ रही है लेकिन वो पश्चिम की ओर जाएगी, तो पूर्व की ओर से आ रही है तो उसको नाम देंगे पूर्वाई पवने, पश्चिम की ओर से आ रही है तो उसको नाम देंगे पछुआ पवने। तो इसका मीनिंग विंड्स जिस ओर से आती है उसको नाम वही दिया जाता है। तो ये मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट की ओर से आने वाली ट्रेड विंड्स हैं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है। और विंड्स के अंदर एक नियम होता है, जैसे ही ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं तो ये अपने चलने की दिशा के लेफ्ट में चलती हैं। यानी ये हवाएं आनी तो भूमध्य रेखा की तरफ इस तरीके से थी, निम्न वायुदाब, लेकिन दक्षिणी भाग में 0 डिग्री के नीचे की ओर ये मुख्यतः लेफ्ट में चलती हैं कोरियोलिसिस फोर्स के कारण, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, या फेरल के नियम के अनुसार जो दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः लेफ्ट और नॉर्थ में देखते हैं तो राइट। जैसे ये 0 डिग्री को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाएगी तो दक्षिण में ये हवाएं जस्ट सीधी चलनी चाहिए थी, लेकिन सीधी के बजाय ऐसे चलती हैं लेफ्ट की तरफ। लेकिन जैसे ही ये 0 डिग्री को क्रॉस करेंगे तो फिर नियम लेफ्ट वाला नहीं राइट वाला रहेगा। तो ये हवाएं धीरे धीरे 0 डिग्री को क्रॉस करने के बाद ये इंडिया की तरफ टर्न करती हैं इस तरीके से, और फिर ये मानसूनी विंड्स में डाइवर्ट होती है, कन्वर्ट होती हैं, यानी भारत की ओर डाइवर्ट होंगी है। और इनका नाम होगा फिर साउथ वेस्ट मानसूनी विंड्स, यानी दक्षिण पश्चिम। तो फिर बाद में इनकी शुरुआत होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो शुरुआत वाली दिशा के अकॉर्डिंग नाम दिए जाते हैं, ना कि आगे वाली दिशा। तो फिर होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो नेम ऑफ मानसून, तो नेम ऑफ मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो वो मानसून चाहे राजस्थान का हो चाहे भारत का हो, दोनों में नाम सेम ही रहेगा। तो राजस्थान या भारत के मानसून को क्या कहा जाता है? तो इसका मीनिंग है दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। तो मानसून में तो आंसर ये है, लेकिन पूछा जाए कौन सी व्यापारिक पवनों के कारण आता है, तो 0 डिग्री के नीचे ये व्यापारिक पवन के रूप में रहता है, अर्थात दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों से आता है। तो ये पवने ऊपर की ओर आके दक्षिणी पश्चिमी मानसून में कन्वर्ट कर होती हैं। तो भारत या राजस्थान के मानसून का नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सी पवनों के कारण? तो पवन है नीचे वाली साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, अर्थात दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। फिर एक पॉइंट किस जगह से आ रहा है, तो भारत के नीचे हिंद महासागर है, तो ये इंडियन ओशियन से आता है, हिंद महासागर से। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन ओशियन। तो ये इसमें कुछ फैक्ट हैं कि मानसून कौन सा है। तो मानसून साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इनके पीछे ट्रेड विंड्स, तो ये आंसर रहेगा साउथ ईस्ट ट्रेड या व्यापारिक पवने, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने।
तो इसमें एक तो ये कवर हो गया अपना मॉनसून का इंट्रोडक्शन, एक अपना नेम ऑफ मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून, चाहे राजस्थान का हो चाहे इंडिया का। भारत में सिर्फ एक अपवाद कौन है? भारत में एक अपवाद आता है अपना मुख्यतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का कुछ भाग, जहां हम उल्टा मानसून मानते हैं, रेडिएटिंग मानसून। तो लौटते हुए मानसून को भारत में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, और आते हुए मानसून को साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसके बाद में आता है डेट्स ऑफ मानसून, मानसून की तिथियां। मानसून की तिथियों की बात करते हैं तो मानसून में दो तरीके की तिथि, एक तो अराइवल डेट आगमन तिथि, और एक मानसून वापस जाने की तिथि अर्थात निवर्तन तिथि। निवर्तन यानी मानसून लौटने की तिथि, और अराइवल डेट यानी मानसून आगमन या आने की तिथि। तो आगमन तिथि आपको ध्यान है कि भारत में मानसून की एंट्री है वो सदन से होती है, दक्षिण की ओर से होती है। जैसे यहाँ ये व्यापारिक पवनें हैं दक्षिणी पूर्वी, ये जैसे ही मानसून में कन्वर्ट होती हैं अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के रूप में, तो ये सबसे पहले इफेक्ट डालती हैं अंडमान निकोबार के ऊपर, जो कि हमारे 22 मई मानसून की सबसे पहली एंट्री अंडमान निकोबार। तो भारत में मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है? अंडमान निकोबार। फिर भारत के मुख्य तट पर या मुख्य भूमि पर, मुख्य भूमि पर मानसून माना जाता है 1 जून। 1 जून को उस समय मानसून की एंट्री होती है केरल मालाबार तट। केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार कोस्ट या मालाबार तट। और उसके बाद अब जैसे भारत में इंडिया के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, भारत के साउथ ईस्ट से धीरे धीरे ये मानसून एंट्री करता है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की ओर। तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान आता है, तो राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते मानसून की डेट आ जाती है लगभग 25 जून, और उस दिन एंट्री करता है राजस्थान के सदन में बांसवाड़ा डूंगरपुर की ओर से। तो इसका मीनिंग है कि राजस्थान के अंदर मानसून की जो एंट्री है वो साउथ से और बाद में वेस्ट की तरफ बढ़ता है, पश्चिम की तरफ। और पश्चिम की तरफ जाते जाते जुलाई का आपका लगभग 1st से 2nd वीक आ जाता है, यानी लगभग आपके 8 से और 12 जुलाई के बीच में आपके राजस्थान के पश्चिम में पहुंचता है। तो आप ये ध्यान रखना कि राजस्थान में मानसून की एंट्री सदन में पहले होती है और धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ता है। तो इंडिया में भी सबसे पहले एंट्री सदन की तरफ से होती है, दक्षिण अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार अगर ऑप्शन में है तो आंसर वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए कि इंडिया में मानसून का फर्स्ट अराइवल या सबसे पहले कहां पहुंचता है? अंडमान निकोबार। अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि मुख्य भूमि पर कहां पहुंचता है, तो मुख्य भूमि में आंसर रहेगा मालाबार। मालाबार यानी केरल तट, क्योंकि अंडमान निकोबार मुख्य भूमि नहीं है, वो हमारा आइलैंड पार्ट है। और फिर वहां से लगभग 25 जून तक, यानी लगभग 3 से 3.5 वीक बाद राजस्थान में पहुंचता है। तो देश में जब मानसून की एंट्री हुई थी 22 मई, और जब राजस्थान में एंट्री होती है 25 जून, लगभग 1 महीने का फर्क। और जब मानसून लौटना स्टार्ट करता है तो जिस साइड में लास्ट में पहुंचा था उस साइड से पहले लौटना स्टार्ट करेगा। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में मानसून का जो रेडिएटिंग है अर्थात जो लौटना, ये इस भाग में स्टार्ट होता है 16 सितंबर को। और उत्तर भारत में जो लास्ट में मानसून लौटने की तिथि है वह है 30 सितंबर। और ये 30 सितंबर मुख्यतः राजस्थान के लिए भी है। तो एक सिंपल क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान में या भारत में जो मानसून की लौटने की तिथि है वो कब से स्टार्ट होती है, तो लौटने की शुरुआत 16 सितंबर से है। जबकि राजस्थान के लिए जो लास्ट डेट यानी मानसून कब तक रहता है? 30 सितंबर तक। जबकि इंडिया के लास्ट में सदन की ओर से जब गुजरता है तब तक 31 अक्टूबर आ चुका होता है। तो इसका मीनिंग भारत में शुरुआत कब होती है मानसून के लौटने की? तो शुरुआत हम मानते हैं 16 सितंबर। फिर उत्तर भारत में लास्ट डेट, तो उत्तर भारत या राजस्थान की जो तिथि है वो सेम है।
तो राजस्थान में निवर्तन तिथि या उत्तर भारत में लास्ट डेट कितनी है? 30 सितंबर। इसका मीनिंग 30 सितंबर तक अपने मानसून प्रेजेंट होता है राजस्थान में, और भारत में वापस लौटने की जो डेट है वो 31 अक्टूबर। तो हमने देखा कि इंडिया के अंदर मानसून आता है अंडमान निकोबार 22 मई को, राजस्थान में मानसून पहुंचता है 25 जून को, भारत में मानसून लौट रहा है लास्ट 31 अक्टूबर को, राजस्थान में मानसून वापस जा रहा है 30 सितंबर। तो इन डेट्स को देखकर हम एक मानसून के नेचर के बारे में एक बात करते हैं कि राजस्थान में जो मानसून है वो 22 मई से बाद में आता है 25 जून। इसका मीनिंग लेट अराइवल, और 31 अक्टूबर से पहले चला जाता है अर्थात 30 सितंबर। लगभग 2 महीने का गैप आ गया, 1 महीने लेट आ रहा है, और 31 अक्टूबर से पहले हम 30 सितंबर से मानसून लगभग लौट जाता है। तो इसका मीनिंग मानसून अपने यहाँ लेट अराइवल और अर्ली डिपार्चर। तो मानसून के बारे में ऐसे कोई लाइन लिखे हुए रहे कि राजस्थान में मानसून देरी से आता है और समय से पहले लौट जाता है अर्थात लेट अराइवल एंड अर्ली डिपार्चर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हम डेट्स के अकॉर्डिंग अर्थात तिथियों के अकॉर्डिंग देते हैं। तो इसमें आपके मॉनसून का इंट्रोडक्शन अर्थात अर्थ कंप्लीट हो गया, जिसका शाब्दिक अर्थ था ऋतु में परिवर्तन या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन। फिर मानसून का नाम, वो चाहे राजस्थान हो चाहे इंडिया हो, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। लास्ट पॉइंट हमने कवर किया जो मानसून है उस मानसून की डेट्स को लेकर कि तिथियां क्या हैं, और उसके बाद में इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ब्रांचेज ऑफ मानसून। तो मानसून के ब्रांच और इसके इफेक्ट क्या होते हैं ये हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे, और उससे पहले एक क्वेश्चन आया था आपका कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में यानी फिजिकल डिविजन्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमांत भ्रंश द्वारा सीमांकित है। हाड़ौती प्रदेश पश्चिम और उत्तर के अंदर है, तो यह हाड़ौती है, और हाड़ौती का जो नॉर्थ वेस्ट है यानी उसका पश्चिम और उत्तर है पश्चिमोत्तर या उत्तर पश्चिम, वो मुख्यतः इसमें दिया हुआ मुख्य सीमांत भ्रंश। तो मुख्य का मीनिंग क्या होता है? मेन। सीमा का मीनिंग होता है बाउंड्री। भ्रंश का मीनिंग होता है फॉल्ट। तो क्या राजस्थान में एमबीएफ है? तो राजस्थान में एमबीएफ नहीं, राजस्थान में जीबीएफ है। तो जीबीएफ है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ना कि ये। तो ये स्टेटमेंट गलत है इसमें। तो जहां जहां पॉइंट फर्स्ट आपका दिया हुआ है ऑप्शन में वो गलत हो जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गए जिनमें फर्स्ट दिया हुआ था। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है पश्चिमी राजस्थान में रेतीले मरुस्थल 41.50% क्षेत्र में बालुकाई स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो रेतीला या जो एरिड डेजर्ट था उसमें 41.5% 41.5% हमादा रीजन अर्थात विदाउट सैंड ड्यून, और विद सैंड ड्यून कितना था? 58.5%। तो इसका मीनिंग है सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो अब सेकंड जहां जहां आपके ऑप्शन में है वो सही रहेंगे। तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, क्योंकि लास्ट वाले ऑप्शन में आपके सेकंड नहीं है। स्टार्टिंग के दो ऑप्शन में आपके फर्स्ट वाला है वो दो में दिया हुआ है, तो वैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये ऑप्शन इसमें सही होंगे। और तीसरा स्टेटमेंट जो इसमें नहीं पढ़ा लेकिन वो आपको ध्यान है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के उत्तर विशाल मैदान और भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि राजस्थान के अंदर जो हाड़ौती है, अरावली है, वो प्रायद्वीप पठार में है, और मरुस्थल और पूर्वी मैदान जो मिट्टी वाले भाग उत्तर विशाल मैदान में है। तो राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं वो इंडिया के कितने भौतिक प्रदेश में शामिल हैं? 2 के अंदर। एक तो भारत के उत्तर विशाल मैदान और एक प्रायद्वीप पठार। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक था। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला अर्थात एक रेजिडियल माउंटेन के रूप में है। और अगर किसी को ये बात भी पता होती तो ये उससे भी ठीक हो जाता, क्योंकि ये फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, और वो एक ऑप्शन वही है 2, 3 और 4 वाला। तो क्वेश्चन आपका जो एक आया हुआ था वो सॉल्व हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो बाकी किसी का कोई क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से रिलेवेंट तो हम कल ले लेंगे। और तो
तो आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।